Good afternoon, everyone. ऑल क्लियर है? चलिए, ऑल क्लियर है। सो पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे? पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे बेंडिंग स्ट्रेस चालू कर दिया था। सो द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड बेंडिंग स्ट्रेस, उसी में कंटिन्यू करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस में आपको डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट बता दिया था, प्योर बेंडिंग बता दी थी, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग बता दी थी, और ये डिस्कशन करी थी हमने बेंडिंग के बारे में। तो उसमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एनईएससी इज लाइव नाउ। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 26 तारीख से। अभी 31 तक डेमो क्लासेस हैं, आज लास्ट है। यू कैन अटेंड दैट क्लास। देन फॉर एग्जिस्टिंग प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स 50% ऑफ इज अवेलेबल। अप्रैल में हमारा टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। विल बी स्टार्टिंग विद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। जो एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स हैं उनके लिए 50% ऑफ अवेलेबल है, और ये स्कैन कर सकते हो कोड आप बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। यू कैन स्कैन दिस कोड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स। एक बार पिक्चर शेयर करोगे लास्ट क्लास में कहाँ पे छोड़ा था? कोई सवाल ववाल कराया था, क्या कराया था? सेक्शन टाइप बताए थे? क्रॉस सेक्शन टाइप बताए थे? अलग अलग शेप्स बताई थी आपको? तो उसी के आगे कंटिन्यू करना है। एक बार पिक्चर भेज देना।
तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो विल स्टार्ट विद दिस. क्या बोलते हैं? सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज assumptions इन थ्योरी ऑफ बेंडिंग. तो बेंडिंग के बेसिक एस्पेक्ट्स बता दिए थे. अब क्या क्या assumption लेते हैं हम बेंडिंग की थ्योरी में, उसकी बात करेंगे. एक बार सारे assumptions बता देता हूँ, उनकी फिर सिग्निफिकेंस डिस्कस करते रहेंगे. विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दोस assumption. अब कौन कौन सी assumption है? पहला assumption बोलता है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग. अगर बेंडिंग से पहले सेक्शन प्लेन है, बेंडिंग के बाद भी सेक्शन क्या रहेगा? प्लेन रहेगा. इस बात को मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में बना के दूंगा. इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस आई विल शो यू द डायग्राम कि भैया इस बात का मतलब क्या है कि प्लेन सेक्शन क्या होता है, बेंडिंग से पहले बेंडिंग के बाद. आई विल शो यू द डायग्राम. दूसरा assumption हम ये मानते हैं कि मटेरियल हमारा होमोजेनियस है और आइसोट्रोपिक है. और इस assumption को मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इसको हमने पीछे डिटेल में डिस्कस किया हुआ जब पहला चैप्टर आया था. तो वहाँ डिस्कस किया था हमने दैट वी हैव डिस्कस कि मटेरियल होमोजेनियस आइसोट्रोपिक है. होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है. इन डिटेल आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट. तो वो तो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो मटेरियल होमोजेनियस है और आइसोट्रोपिक है. चलो ठीक है. नेक्स्ट assumption है हमारे थ्योरी ऑफ बेंडिंग की, हुक्स लॉ वैलिड है. हुक्स लॉ वैलिड है, क्या मतलब है इस बात का? हुक्स लॉ वैलिड है, क्या मतलब है इस बात का? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो हुक्स लॉ वैलिड है, इसका मतलब ये कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट. चलो ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट assumption है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंप्रेशन और टेंशन में सेम है. तो अगली assumption है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारी, वो टेंशन और कंप्रेशन में क्या है? सेम है. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी सेम. नेक्स्ट assumption है, नेक्स्ट assumption इस थ्योरी की है कि अगर हमारी बीम इनिशियली स्ट्रेट है और उसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहेगा, कहने का मतलब है बीम कैसी है? प्रिज्मेटिक है. हम ये मान के चलेंगे कि हमारी बीम कैसी है? प्रिज्मेटिक है. उसका मतलब क्या वेरी नहीं कर रहा? उसका एरिया वेरी नहीं कर रहा या शेप वेरी नहीं कर रही अलोंग इट्स लेंथ. तो वो सेम रहेगी. दैट विल रिमेन सेम. नेक्स्ट assumption हमारा ये है कि जो हमारी प्लेन ऑफ लोडिंग है, हमारी जो प्लेन ऑफ लोडिंग है वो मेंबर की प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है. तो हम ये assumption लेके चलेंगे हमारी थ्योरीज ऑफ बेंडिंग के अंदर. अब बाकी सारे assumption तो समझ में आते हैं, कोई इशू नहीं. जो पहले वाला assumption है उसको मैं डायग्राम के फॉर्म में बता दूंगा. दैट आई विल डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. तो डायग्राम के फॉर्म में अगर एनालाइज करें तो assumptions इन द थ्योरी ऑफ बेंडिंग, क्या assumptions है थ्योरी ऑफ बेंडिंग के अंदर? पहला assumption क्या बोलता है? पहला assumption हमें ये बोलता है कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग remains plane after bending. तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग. बेंडिंग से पहले बेंडिंग के बाद सेक्शन क्या रहती है? प्लेन रहती है. नेक्स्ट assumption है मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक. मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक. मटेरियल हमारा होमोजेनियस है और आइसोट्रोपिक है. नेक्स्ट assumption, मटेरियल ओबेज Hooke's law. So material obeys Hooke's law. Next, modulus of elasticity in tension and compression is same. जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो टेंशन और कंप्रेशन में क्या है? सेम है. नेक्स्ट हमारी बीम प्रिज्मेटिक है. मतलब बीम इज इनिशियली straight and has constant cross section. क्या मतलब है इस बात का? That is beam is prismatic. बीम हमारी प्रिज्मेटिक है. और लास्ट हमने बात करी थी लोडिंग की. लास्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द लोडिंग. सो
So plane of loading must contain a principal axis of cross section. Principal axis of cross section of the beam. Principal axis of cross section of the beam. So plane of loading must contain a principal axis of cross section of the beam. And load must be perpendicular. Load must be perpendicular to the longitudinal axis of the beam. Load must be perpendicular to the longitudinal axis of the beam. तो लोड परपेंडिकुलर होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बीम के. अब ये सारी बातों को समझने के लिए तो पहला वाला बताना है ना आपको, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग. तो 2D 3D में ही बताते हैं ताकि एक बार विजुअलाइजेशन तो बन ही जाए. तो बीम इज प्रिज्मेटिक. कैसी है बीम हमारी? विच टाइप ऑफ बीम इज दिस? कैंटिलीवर है. अब 3D में दिख रहा है कैंटिलीवर आपको. इन 3 डायमेंशन दिस कैंटिलीवर इज बीइंग शोन टू यू. जो कैंटिलीवर बना के दिखाया है वो 3D में बना के दिखाया है आपको. सो ये हमारी एक्सिस हो गई. और अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है. तो जो हमारा लोड है वो उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्लेन में होना चाहिए. सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जिसकी हमने बात करी थी. और लोड इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए. मोमेंट, ये हमारी मोमेंट है. तो बीम इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट. 3D में दिखा रखा है ये आपको. तो मोमेंट है. प्लेन ऑफ लोडिंग की बात करें, दिस इज अवर प्लेन ऑफ लोडिंग. तो ये हमारा प्लेन ऑफ लोडिंग है. So this is our plane of loading perpendicular to longitudinal axis और उसी के प्लेन में लाई भी कर रही है. So this is our plane of loading. So this is our plane of loading.
तो ये तो आपका लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ गया। लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ गया। अब हम बात कर रहे थे किसकी? प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो जो सेक्शन प्लेन है बेंडिंग से पहले, वो सेक्शन प्लेन रहना चाहिए बेंडिंग के बाद। तो उसके लिए बेंड होते हुए बीम दिखानी पड़ेगी आपको। ये बेंड होते हुए बीम दिखानी पड़ेगी 3D के अंदर, नहीं होगा। तो ये 2D में लेके जा रहा हूँ मैं। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहा हूँ। 3D में बहुत टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर। बात समझनी है बस हमें, यहाँ से भी समझ में आई जाएगी। सेम पीछे वाली बीम है, सेम बीम। ये इसकी ओरिजिनल ज्योमेट्री है। इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू मूवमेंट। जरा मूवमेंट बताओगे, सैगिंग है हॉगिंग है? पीछे वाली बीम में जो मूवमेंट दिखा रखा था, ये मूवमेंट सैगिंग मूवमेंट है, हॉगिंग मूवमेंट है? सैगिंग मूवमेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो सैगिंग मूवमेंट, ये उसकी फाइनल ज्योमेट्री है। ये उसकी फाइनल ज्योमेट्री है। अब जो सेक्शन पहले प्लेन था, बाद में भी प्लेन है, जरा चेक करो। चलो, जो सेक्शन पहले प्लेन था, देखो ये हमारा प्लेन सेक्शन था। तो पहले प्लेन सेक्शन थी ये, बेंडिंग से पहले प्लेन है। बेंडिंग के बाद भी कैसे रहेगी? ये प्लेन ही रहेगी। तो बेंडिंग के बाद ये सिचुएशन है इसकी। दिस इज द सिचुएशन आफ्टर बेंडिंग। तो इसी के पैरेलल बना के दिखाइए। कलर चेंज किया है इसलिए मैंने पेन का, ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ। तो जो सेक्शन बेंडिंग से पहले प्लेन है, बेंडिंग के बाद भी क्या रहेगी? प्लेन ही रहेगी। तो उसको मार्क कर सकते हैं हम सेक्शन बिफोर बेंडिंग। सो दिस इज सेक्शन बिफोर बेंडिंग। और ऊपर है हमारा सेक्शन आफ्टर बेंडिंग। तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो ये इस बात का मतलब है। क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? जरा बताना, ये हमारा कौन सा केस है? प्योर बेंडिंग का केस है। ये प्योर बेंडिंग का केस है। तो जो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग है, वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहता ही है। कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती सेक्शन की। देयर इज नो डिस्टॉर्शन टेकिंग प्लेस। तो उसको मेंशन कर सकते हैं। सो वी कैन से, since in this case since in this case shear force कितनी है? 0। सो since in this case shear force is 0। कौन सा केस है ये? प्योर बेंडिंग का केस है। फॉर द केस ऑफ प्योर बेंडिंग, shear force is 0 at all the sections। shear force 0 है सारे sections पे। no distortion takes place। कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। no distortion of section occurs। no distortion of the section occur। कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती हमारे सेक्शन की। पर यहीं पर अगर हमारा शेयर फोर्स क्या हो जाए? प्रेजेंट हो जाए।
शेयर फोर्स प्रेजेंट हो जाए। अब शेयर फोर्स को प्रेजेंट कराता हूँ मैं, शेयर फोर्स को प्रेजेंट कराता हूँ तो फिर हम बोलेंगे प्लेन सेक्शन बेंडिंग से पहले, सेक्शन के बाद, बेंडिंग के बाद प्लेन नहीं है। तो बेंडिंग के बाद प्लेन नहीं है, इसको उठाया, डुप्लीकेट किया, नीचे लेके आया। अब जरा बताना यहाँ पे शेयर फोर्स आ गई। सो नाउ शेयर फोर्स इज इन्वॉल्व इन इट। मोमेंट की जगह मैंने क्या कर दिया, पॉइंट लोड कर दिया, फिर से सैगिंग मोमेंट ही है, तो अगेन दी मोमेंट इज सैगिंग, पर इस बार शेयर फोर्स की वजह से है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्सिंग आ गई है। वो एक अलग बात है, शेयर फोर्स कांस्टेंट है पूरा, पर शेयर फोर्स तो है यहाँ पे। अब क्योंकि शेयर फोर्स है यहाँ पे, आपको सेक्शन की डिस्टॉर्शन मिल जाएगी, यू विल फाइंड द डिस्टॉर्शन ऑफ द सेक्शन। तो अब जो सेक्शन बेंडिंग से पहले प्लेन है, वो बेंडिंग के बाद प्लेन नहीं होगा, तो यू विल गेट द डिस्टॉर्शन। तो अगर हम डिस्टॉर्शन की बात करें, डिस्टॉर्शन बना के दिखाऊं, दिस इज द सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन है। सो यू आर ऑब्जर्विंग व्हाट, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, आपका सेक्शन डिस्टॉर्ट हो गया, तो डिस्टॉर्शन ऑफ द सेक्शन हैज टेकन प्लेस। So distortion of the section has taken place. So distortion of the section has taken place. So this, let us suppose distance A, ये भी distance हमारी A है. So distortion of the section has taken place. Clear है? अब क्योंकि यहाँ पे shear force constant है, extent of distortion क्या है? Same है. तो distortion तो होगी. अब इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो वापस ऊपर से लेके आया पूरा, duplicate किया, नीचे लिख दिया. So since in this case shear force is what? Shear force is what? Not zero. तो शेयर फोर्स इज, ऊपर जीरो था, अब क्या हो गया, नॉट जीरो हो गया। ऊपर क्यों लिख रहे हैं, प्योर बेंडिंग हटेगा ना यहाँ से, तो शेयर फोर्स इज नॉट जीरो, शेयर फोर्स इज नॉट जीरो along the along the length of the beam. What will happen? Distortion of the section occurs. Distortion होगी, तो देखा रखिए, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया मैंने। सो डिस्टॉर्शन ऑफ द सेक्शन अकर्स, डिस्टॉर्शन हो रहा है, पर डिस्टॉर्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। डिस्टॉर्शन ऑफ द सेक्शन अकर्स but of same magnitude. तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग इज नॉट प्लेन आफ्टर बेंडिंग, पर आपने पीछे असम्पशन ले रखा है कि बेंडिंग से पहले जो सेक्शन प्लेन है, बेंडिंग के बाद भी सेक्शन क्या रहेगा, प्लेन रहेगा। डन, डन। अब हमारा शेयर फोर्स भी क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। शेयर फोर्स वेरी कराना है, इसका मतलब ये है कि मेरे को लोडिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर से इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, वापस गए, कंट्रोल वी। अब ये 3D में बनाने बैठ जाता फिर तो हो जाता काम, इसलिए 2D में ले गया। The only change which I am doing is changing the nature of the loading, changing the nature of the loading. छोड़ो ना, इससे क्यों बनाया, इस तरीके से बनाते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो।
भाई तुम पूरा क्यों हट गए? So which type of loading is this? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. अब शेयर फोर्स क्या करेगा? वेरी करेगा. शेयर फोर्स वेरी करेगा. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? पहली बात तो डिस्टॉर्शन होगी होगी, पर डिस्टॉर्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या कर जाएगा? वेरी कर जाएगा. देखो ये ए है और ये कितनी है? बी है. डायग्राम स्केल पे होती नहीं है. डायग्राम इज नॉट ऑन द स्केल. तो अब सेम पीछे वाली चीज लिख रहा हूं. कॉपी किया, कंट्रोल सी. shear force is not zero. Since in this case shear force is not zero along the length, इसमें एक और मॉडिफिकेशन करनी है. क्या मॉडिफिकेशन करनी है? shear force is not zero and what? And variable along the length of the beam. What will happen? Beam distortion of the section occurs. Along distortion of the section occurs, but of different magnitude. तो डिस्ट्रॉशन का मैग्नीट्यूड भी क्या कर जाएगा? वेरी कर जाएगा. क्लियर है पूरी कहानी? ए एंड बी डिस्टेंस है सेक्शन की. हाँ दूरी है ना दोनों सेक्शंस के बीच में. तो जो सेक्शंस मैंने ऐसे इनफाइनाइट सेक्शंस है, मैंने कोई से भी 3 सेक्शन कंसीडर के दे दिए, उनके बीच की दूरी मार्क कर रखी है ए और बी. ताकि ये पता चल जाए कि डिस्टॉर्शन सेम है या नहीं है. प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम. जैसे प्रिंसिपल प्लेन होते हैं वैसे प्रिंसिपल एक्सिस है. जैसे हमारे प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, वैसे प्रिंसिपल एक्सिस है. ये मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, ये माइनर प्रिंसिपल एक्सिस, एक इंटरमीडिएट प्रिंसिपल एक्सिस. इसके अलावा इनफाइनाइट एक्सिस हैं जो पास कर सकती हैं इसमें से. सेम वही नोटेशन तो आ रही है. इसके अलावा खूब एक्सिस हो सकती है. ये लो, ये सारी एक्सिस ही तो है इसकी. इतनी मर्जी पास कराते जाओ, ये सारी एक्सिस हैं इसकी. ऑल दीज आर डिफरेंट एक्सिस. नोट कर लिया सबने? चले आगे.
चलो हो गया। अब बात करते हैं अजम्पशन के बाद फ्लेक्सर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। सो फ्लेक्सर फॉर्मूला, तो हमने ये अजम्पशन ले रखा है, हमें पता है डिस्टॉर्शन होगी, सेक्शन प्लेन नहीं रहेगा, पर हमने पहले अजम्पशन ले लिया कि भैया सेक्शन प्लेन है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टॉर्शन है उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा निकल के आता है, तो उसको हमने इग्नोर कर रखा है, दैट इज बीइंग इग्नोर्ड ऑफ। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लेक्सर फॉर्मूला की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सर फॉर्मूला। पिछली वाली क्लास में आपने इसको यूज भी किया है। अब आता कहां से फ्लेक्सर फॉर्मूला, उसकी बात करेंगे, फ्रॉम वेयर इट कम्स इनटू द पिक्चर, दैट विल टॉक अबाउट। सो फ्लेक्सर फॉर्मूला, तो फ्लेक्सर फॉर्मूला निकालना है। लो भैया, दिस इज अवर बीम। इस बार कौन सी व्यू दिखाई है बीम की? विच व्यू ऑफ द बीम इज बीइंग शोन टू यू? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रखा है बीम का। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बीम। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बीम सब्जेक्टेड टू द मोमेंट। ये हमारा मोमेंट है। कैसा मोमेंट है? सैगिंग मोमेंट है। सो सब्जेक्टेड टू सैगिंग मोमेंट। तो सैगिंग मोमेंट, फ्लेक्सर फॉर्मूला डिराइव करना है। इसके लिए क्या किया? इसके लिए मैंने दो सेक्शन कंसीडर किए। आई हैव कंसीडर टू सेक्शन। एक सेक्शन हमारे बीम के सेंटर से पास करा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, सो दैट द कैलकुलेशन इज कंपैरेटिवली सिंप्लीफाइड। दोनों सेक्शन के बीच की दूरी मार्क करी, दोनों सेक्शन के बीच की दूरी मार्क करी dx, दोनों सेक्शन के बीच की दूरी मार्क करी dx। सेक्शन है ए, इसको बोल दो बी, सी, डी, ई, एफ। ये नॉमेनक्लेचर रखा, नॉमेनक्लेचर रखा। अब मैंने इन दोनों सेक्शन के बीच में लेंथ कंसीडर करी। कितनी दूरी पे? एलिमेंट कंसीडर किया एट अ डिस्टेंस ऑफ y। So I've considered an element at a distance of y। तो y डिस्टेंस के पे एलिमेंट कंसीडर किया a b c d e f। लेट अस सपोज ये g है, ये h है, तो gh की लंबाई कितनी है? dx है। अब आफ्टर बेंडिंग व्हाट इज ये सिचुएशन? सिचुएशन क्या है बेंडिंग के बाद? बीम विल बी कर्व्ड, सैगिंग होगी इसके अंदर, वो सैगिंग होगी। मुझे सैगिंग की एनालिसिस करनी है, सैगिंग की एनालिसिस करनी है। अब देखो, सैगिंग की एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको सर्कल बना के, सॉरी, सैगिंग की एनालिसिस करने के लिए मैंने सर्कल बनाया है, कोशिश करी है सर्कल बने। सर्कल बना, सर्कल बना, इसके सेंटर से ही लेके जा रहा हूँ ताकि एग्जैक्टली वैसा ही देखे जैसा होता है सिचुएशन। तो उसके सेंटर से ही लेके गया हूँ मैं, सेंटर से लेके गए हैं। पर अब मुझे पूरे सर्कल की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर खिसकाया। नाउ आई नीड लोअर फाइबर ऑफ द बीम। लोअर फाइबर ऑफ द बीम, ये लोअर फाइबर है। लोअर फाइबर ऑफ द बीम, थोड़ी ज्योमेट्री मैच करनी चाहिए ना। लो, ज्योमेट्री भी मैच हो गई। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सर्कल नहीं है दूसरा वाला। तो अब इसको मिटा दो। नाउ यू कैन एलिमिनेट दिस ऑफ। एज यू कैन सी दैट मैंने सर्कल ही कंसिडर किया पहला वाला, दूसरा वाला क्योंकि परफेक्टली नहीं बन सकता तो इसलिए उसको एलिमिनेट कर दिया। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरा सर्कल मिटा भी नहीं रहा, रख रहा हूं सर्कल। तो फॉर रेफरेंस आई एम कीपिंग द फर्स्ट सर्कल सो दैट यू आर एबल टू रिलेट कि हाँ आर्क है वो हमारे सर्कल की। और बाकी बीम पूरी बना दी। सो नाउ द बीम इज कंस्ट्रक्टेड। ये हमारी बीम है। तो ये बेंडिंग के बाद की सिचुएशन है बीम की, बेंडिंग के बाद की सिचुएशन है हमारे बीम की। बट वो सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। हाँ, मैंने कर्वेचर बहुत मैग्नीफाई किया हुआ है, जितना कर्वेचर होता है उतना दिखा दूंगा तो दिखेगा ही नहीं आपको। आई मैग्नीफाइड द कर्वेचर। ये हमारी कौन सी थी?
लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, दिस फॉर अवर लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस या न्यूट्रल प्लेन, कुछ भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, यहाँ तक की तो कहानी समझ में आती है, यहाँ तक की कहानी समझ में आती है। फिर हमारे एलिमेंट कंसिडर किए हुए थे। देखो ये तो सेंटर वाला था सेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये दूसरा सेक्शन था जो मैंने फाइबर कंसीडर किया, उसमें मिली आपको इलोंगेशन, तो वो इलोंगेशन मार्क करके दे दूंगा। जो हमारा न्यूट्रल प्लेन है, लेट सपोज उसकी रेडियस है आर, तो ये रेडियस निकल के आ गई हमारी आर। जो हमारा फाइबर था वो कितनी दूरी पे था न्यूट्रल प्लेन से, वाई डिस्टेंस की दूरी पे था। इसको मैंने वो सर्कल से नहीं बनाया क्योंकि इतने से के क्या टाइम वेस्ट करूं सर्कल बनाने में। चलो ठीक है, ये कितनी दूरी पे था, वाई डिस्टेंस की दूरी पे था, तो ये हमारे वाई डिस्टेंस की दूरी पे था। तो ये वाई डिस्टेंस की दूरी पे, नामकरण क्या था इनका, ए बी सी डी। सो ए बी सी डी ई एफ, और ये इसका नाम था जी और एच, ये जी और एच। अगर ये रेडियस आर है, इफ दिस रेडियस इज आर, दिस विल बी हाउ मच, आर डी थीटा, वेयर दिस एंगल इज डी थीटा, जहाँ पे ये एंगल कितना है, डी थीटा। तो ये एंगल हमारा डी थीटा है। अब देखो जो हमारा फाइबर जी एच है वो सी डी के कंपैरिजन में एक्सटेंड हुआ, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या टेंशन है, दिख रहा है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसके नीचे टेंशन है, उसके ऊपर क्या हो रही है, कंप्रेशन है, तो वो क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इलोंगेशन हुई है। अब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कितनी इलोंगेशन हुई है, इसकी बात कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी है अभी जो मैंने काटा सेक्शन, तो ये तो मैं ऊपर से नीचे लेके आ गया सेम। अरे भाई तुम पूरा बनो ना। तो ये वैल्यू भी कितनी है, आर डी थीटा। सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो हाउ मच, ये मैं पतली पेन से बना रहा हूँ तो फिर उसको मिस कंसेप्शन हो सकती है। ये हमारी वैल्यू है आर डी थीटा, ये वैल्यू हमारी आर डी थीटा है, ये वैल्यू हमारी आर डी थीटा है। अब फिर से आपकी समझ के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ इसे, देखो नहीं, कलर लाइट भी हो और इंटरफेयर भी नहीं करे। ये मैंने क्लाउड बनाया और इसको बाहर निकाला, जूम किया। इसको अगर जूम करके दिखाऊं क्या सिचुएशन है, इसको अगर जूम करके दिखाऊं ये हमारी सिचुएशन है। ये लाल वाली लाइन आई, ये सफेद वाली लाइन आई, सफेद वाली लाइन आई, और ये येलो वाली लाइन आई। ट्रायंगल नहीं है भाई, आर्क है वो। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा डी थीटा। वाई हो गया, दिस वैल्यू विल बी हाउ मच, वाई डी थीटा। अब वहां पे जगह छोटी थी, वो दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैंने बाहर निकाल के बता दिया। नाम भी मेंशन कर दो इन सबके, ताकि कोई एम्बिग्विटी नहीं रहे। ये डी था, ये एच था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसका नाम लिख दो आई। लो, तो ट्राइंगल नहीं है, वो आर्क बनी हुई है। इट इज द आर्क व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड।
नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया तो आप मुझे क्या फाइबर जीएच के अंदर इलोंगेशन बता सकते हो कितना हुआ है? वाई डी थीटा। जीएच एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? ओरिजिनल लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। क्या उसमें स्ट्रेन बता सकते हो? तो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हुई? वाई डी थीटा, आर डी थीटा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो स्ट्रेन निकल के आ गया। अच्छा, स्ट्रेन निकाल दिया आपने। हुक्स लॉ वैलिड है यहाँ पे? हुक्स लॉ इज वैलिड। अगर हुक्स लॉ वैलिड है, क्या स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं? हुक्स लॉ वैलिड है, ई वाई बाय आर। अच्छा, वो तो आपने वो बता दिया। हुक्स लॉ वैलिड है तो क्या स्ट्रेस निकाल सकते हो? क्या होगी हमारी स्ट्रेस की वैल्यू? ई वाई बाय आर। खत्म कहानी। तो स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आ गई तो रिलेशनशिप आ गया। अगर स्ट्रेस है ई वाई बाय आर, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, ठीक है। कितना स्लाइड हो गया? ये अभी ज्वाइन किया है क्या? कल करना क्लास जो होगा। चलो लिखो अब सारी बातें। तो पहले स्ट्रेन निकालें, लॉन्गेशन निकालें, स्ट्रेस निकालें, स्ट्रेस निकल के आ गई तो रिलेशनशिप भी निकल के आ गई। लो, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मेंशन किया, स्ट्रेन। स्ट्रेन इन द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम क्या था हमारा? जीएच। So strain in the element GH will be equal to what? Strain in the element GH will be equal to YD theta upon RD theta. So strain in the element GH is will be equal to YD theta upon RD theta. So it is equal to Y by R. So Y by R. Next, अच्छा स्ट्रेन कैसे वेरी कर रही है? लीनियर है।
आप बोल सकते हो स्ट्रेन इज वेरिंग लीनियरली, तो वेरिएशन लीनियर है स्ट्रेन की. सो नाउ यूजिंग हुक्स लॉ, तो इफ आई यूज हुक्स लॉ, एच कैपिटल करो. सो नाउ यूजिंग हुक्स लॉ, so Hooke's law, we are known to the fact that stress is equal to modulus of elasticity into strain. तो stress is equal to modulus of elasticity into y by r. ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of this? इस बात का मतलब ये हुआ हमारा कि सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू ई बाय आर डब्बा. तो ये तुम्हारी पहली रिलेशनशिप आई, पहला पार्ट आ गया. अच्छा, सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये हमारी है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो हमारा एलिमेंट है, अगर उसमें हुक्स लॉ वैलिड है, उसमें आपने स्ट्रेस निकाला, जरा मुझे बताना स्ट्रेस का नेचर क्या है उस एलिमेंट के अंदर. व्हाट द नेचर ऑफ द स्ट्रेस इन दैट एलिमेंट. ये जो स्ट्रेस आपने कैलकुलेट किया है, इसका नेचर क्या है? टेंसाइल है. अगर इसका नेचर टेंसाइल है तो हमारा एलिमेंट क्या कर जाएगा? एक्सटेंड होगा. तो वो देख रहा है एलिमेंट एक्सटेंड हुआ है. तो अगर मैं आपको एलिमेंट बना के दिखाऊं वापस, तो अब सारा फोकस किसके ऊपर है? उस एलिमेंट के ऊपर है. मैं यहीं से सेक्शन काट रहा हूँ और एलिमेंट को दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज का. तो यहीं से सेक्शन काटा और एलिमेंट को दिखाया, और एलिमेंट इस बार आपको 3D में शो कर रहा हूँ, क्योंकि और भी चीजें विजुलाइज करने वाली हैं उसके अंदर. तो ये सेक्शन कट किया मैंने जैसा कटेड दी सेक्शन जहां पर एक्सटेंशन मिली है, वेयर द एक्सटेंशन इज ऑब्जर्व्ड. इसके आगे पीछे वाली बीम शो करने से कोई मतलब नहीं है, तो वो शो भी नहीं करी, उसको भगाया यहाँ से. ये हमारी एक्सिस थी, दीज वर अवर एक्सिस. रेड कलर से थी ना, रेड कलर से एक्सिस आई, क्योंकि अब सारा फोकस एलिमेंट के ऊपर है. जरा मुझे बताना, अभी जो मैंने एक्सिस बनाई, ये एक्सिस कौन सी है हमारी? अभी जो दूसरे नंबर पे एक्सिस बनाई थी, वो एक्सिस कौन सी थी? वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी. दैट वाज आवर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी. हमारा एलिमेंट कितनी दूरी पे था? हमारा एलिमेंट y डिस्टेंस की दूरी पे था. तो ये y डिस्टेंस की दूरी पे था एलिमेंट. तो ये एलिमेंट y डिस्टेंस की दूरी पे नीचे था. तो एलिमेंट y डिस्टेंस की दूरी पे नीचे था. मैं देख रहा हूं इस तरफ से, तो आपको बस क्या दिखेगा? एलिमेंट का फेस दिखेगा. यू विल सी द फेस ऑफ द एलिमेंट. तो आपको एलिमेंट का फेस दिखेगा, तो फेस बना दो एलिमेंट का. दिस इज हाउ द एलिमेंट विल बी विजिबल टू यू. सो ये एलिमेंट आपको विजिबल होगा. सो दिस इज द एलिमेंट दैट विल बी विजिबल टू यू. दिस इज द एलिमेंट विच इज विजिबल टू यू. तो ये एलिमेंट विजिबल है आपको, जिसको आपने एच बोला है, विच इज टर्म्ड एज एच. तो इस बार मैंने आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई है. बात किसकी कर रहा था मैं? स्ट्रेस की. मैंने बोला स्ट्रेस का नेचर क्या है? टेंसाइल है. तो स्ट्रेस ये मिलेगा आपको उसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर. ये जो आपने ऊपर सिग्मा कैलकुलेट किया ना, ये सिग्मा है हमारा. दिस इज अवर सिग्मा. एलिमेंट का एरिया कितना है? एलिमेंट का एरिया है डीए. ये कितनी दूरी पे है माइनर एक्सिस से? ये एलिमेंट z डिस्टेंस की दूरी पे है माइनर एक्सिस से. तो z डिस्टेंस की दूरी पे आ गया. तो z डिस्टेंस की दूरी पे आ गया. जो स्ट्रेस है कौन सी है? नॉर्मल स्ट्रेस है. दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस व्हिच इज बीइंग शोन टू यू. ये नॉर्मल स्ट्रेस है. साथ में ये एलिमेंट के ऊपर शेयर स्ट्रेस है. कलर चेंज कर रहा हूं ताकि विजिबिलिटी रहे अच्छी. ये हमारे एलिमेंट के ऊपर शेयर स्ट्रेस है. दिस इज द शेयर स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट. तो ये है हमारा टाउ एक्स जेड. ये है हमारा टाउ एक्स जेड है. तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? एक्स वाई. और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स. ये हमारी कौन सी एक्सिस है? जेड. ये हमारी कौन सी एक्सिस है? वाई. अब उस एलिमेंट के ऊपर सारा स्ट्रेस का जो कंसंट्रेशन है वो बना के दिखा दिया. दैट इज बीइंग शोन टू यू. तब क्यों बना के दिखाया? दूसरा पार्ट कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग इक्वेशन का. सो बेंडिंग इक्वेशन का दूसरा पार्ट. बेंडिंग इक्वेशन का दूसरा पार्ट, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो एलिमेंट है, इसके ऊपर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, इसकी वजह से कितना मोमेंट आएगा? व्हाट द मोमेंट? अच्छा, मोमेंट किसके अबाउट? मोमेंट जेड एक्सिस के अबाउट. व्हाट द मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस? दिस विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू दूरी ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द जेड एक्सिस. सो नाउ, तो हम बोलेंगे नाउ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स. फोर्स कैसे निकालूंगा? फोर्स है सिग्मा एक्स इंटू डी ए. और इसकी दूरी कितनी है अबाउट दी जेड एक्सिस? इसकी दूरी है वाई.
तो इसकी दूरी है y। ये तो बस इस एलिमेंट की वजह से मोमेंट निकल के आया, ये तो बस इस एलिमेंट की वजह से मोमेंट निकल के आया। मेरे को टोटल मोमेंट निकालना है। टोटल मोमेंट कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट कर दो, तो ये इंटीग्रल आ गया। इंटीग्रल आ गया, वैल्यू पुट करो स्ट्रेस की। स्ट्रेस कितना है हमारा? स्ट्रेस है हमारा ई वाई बाय आर डी ए इंटू वाई, इंटीग्रल ई वाई स्क्वायर बाय आर डी ए, इंटीग्रल ई बाय आर कांस्टेंट, इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए। व्हाट डू यू मीन बाय वाई स्क्वायर डी ए? सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है हमारा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस? जिसके अबाउट मोमेंट लिया आपने, जेड एक्सिस के अबाउट। सो विल से हियर इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू आई जेड। आई जेड बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेंडिंग एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेंडिंग एक्सिस। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई हमारी बेंडिंग एक्सिस के अबाउट। तो इसका मतलब एम जेड की वैल्यू कितनी हुई? एम जेड की वैल्यू हुई ई बाय आर आई जेड। खत्म कहानी। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारी जो ई बाय आर है वो किसके बराबर है? एम बाय आई के बराबर है। डब्बा बनाओ इसके ऊपर भी। फ्रॉम ए एंड बी व्हाट कंक्लूजन यू हैव ड्रॉन? ये ए पार्ट है हमारी रिलेशनशिप का, ये बी पार्ट है हमारी रिलेशनशिप का। सो विल से फ्रॉम ए एंड बी व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन? फ्रॉम ए एंड बी आप बोल सकते हो एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। ये हमारी होती है बेंडिंग इक्वेशन। सो दिस इज अवर बेंडिंग इक्वेशन। सर ये वाई और जेड का मेजरमेंट एलिमेंट के सेंटर से है। हाँ, एलिमेंट को मैग्नीफाई किया हुआ है तो पॉइंट एलिमेंट ही। तो जो भी मेजरमेंट है सेंटर से है। वॉट एवर मेजरमेंट वी आर डूइंग इज फ्रॉम सेंटर ओनली। अगर यही एलिमेंट मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके ऊपर होता तो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलती। देयर द कॉन्ट्रैक्शन वुड हैव बीन ऑब्जर्व्ड। अभी इसमें एक्सटेंशन है। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल है। तो कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल है। सो विल से आल्सो फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोल सकते हैं? सिग्मा एफ एक्स जीरो बोल सकता हूँ। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स इंटू डी है। इसका इंटीग्रल जीरो होना चाहिए। इसको ऊपर ही लिखो ना। तो ये जीरो होना चाहिए, इट शुड बी जीरो। अगर ये जीरो है तो इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ सिग्मा एक्स का है हमारा ई वाई बाय आर। सो ई वाई बाय आर इंटू डी ए, ये जीरो होनी चाहिए। क्या कांस्टेंट है? ई बाय आर कांस्टेंट है। इंटीग्रल वाई डी ए जीरो होना चाहिए। व्हाट इज इंटीग्रल वाई डी ए? इंटीग्रल वाई डी ए ये मोमेंट ऑफ एरिया है। ये हमारा मोमेंट ऑफ एरिया है। कैसे? यही तो होती है हमारी ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी ए। तो ये तो लिया आपने मोमेंट ऑफ एरिया।
तो a इंटू वाई बार क्या होता है? वाई बार होता है हमारे एलिमेंट के सी जी की दूरी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यही है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल वाई डी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल वाई डी ए को लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रल वाई डी ए को लिख सकता हूँ ए इंटू वाई बार। अब ई बाई आर जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं हो सकता, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का एक ही मतलब है कि भैया वाई बार अंडा है, वाई बार जीरो है, इस बात का मतलब क्या हुआ, जो सेंट्रोइड है किसको कोइंसाइड करना चाहिए, न्यूट्रल एक्सिस को कोइंसाइड करना चाहिए। तो कंक्लूजन आ गया। सो विल से दैट इज, अगर हुक्स लॉ वैलिड है आपकी, तो इफ हुक्स लॉ इज वैलिड, एक और कंक्लूजन आया, if Hooke's law is valid, if Hooke's law is valid, then centroidal axis coincides with neutral axis। सेंट्रोइडल एक्सिस कोइंसाइड कर जाती है किसके साथ, न्यूट्रल एक्सिस के साथ। सर ये पॉइंट एक बार बता दीजिए। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि आपका जो सेक्शन है इसकी सीजी न्यूट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए, क्योंकि वाई बार की वैल्यू जीरो आ रही है। वाई बार क्या है, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है इसके सीजी की दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से, वाई बार की वैल्यू जीरो आ रही है, वाई बार की वैल्यू जीरो आई, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे सेक्शन की सीजी कहाँ कोइंसाइड करनी चाहिए, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही कोइंसाइड करनी चाहिए। नोटेड, नोटेड, नोटेड। अब कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगले पेज पे चल के, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नोट में डाला, नोट बोल रहा है कि फॉर इक्वली स्ट्रॉन्ग सेक्शंस, फॉर इक्वली स्ट्रॉन्ग सेक्शंस, फॉर इक्वली स्ट्रॉन्ग sections in tension and compression, for equally strong sections in tension and compression, maximum bending stress, maximum bending stress, maximum bending stress at a section depends on, maximum bending stress at a section depends on section modulus। ये मेन काम है, तो इसको हाईलाइट करके लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन सेक्शन मॉडुलस। अब एक नया टर्म आ गया सेक्शन मॉडुलस। अब ये क्या होता है सेक्शन मॉडुलस, तो उसके लिए हमने पीछे वाली थ्योरी उठाई, एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, ये रिलेशन हमने डिराइव कर रखी है। तो हमने बोला फॉर इक्वली स्ट्रॉन्ग सेक्शन, अगर इक्वली स्ट्रॉन्ग सेक्शन है इसका मतलब सिग्मा क्या है, सेम, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, यही तो है हमारी स्ट्रेंथ। सिग्मा की वैल्यू आ गई हमारी एम वाई बाय आई, तो एम वाई बाय आई, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, एम आई बाय वाई, सो एम आई बाय वाई। और आई बाय वाई क्या कहलाता है यहाँ पे, आई बाय वाई विल बी टर्म्ड एज व्हाट, आई बाय वाई विल बी टर्म्ड एज सेक्शन मॉडुलस। उसी तरीके से ये मेरा सिग्मा मैक्सिमम कब होगा, जब वाई मैक्सिमम हो जाएगा। सो वील से फॉर सिग्मा टू बिकम सिग्मा मैक्सिमम, y should be equal to what, y maximum। तो y should be equal to y maximum
इस बात का मतलब ये है कि हमारा सिग्मा मैक्सिमम कितना होगा। इस बात का मतलब ये है कि हमारा सिग्मा मैक्सिमम कितना होगा। हमारा सिग्मा मैक्सिमम होगा m/i/y मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, z के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो z क्या होती है यहाँ पे, सो वील से हियर z इज सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस अबाउट बेंडिंग एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, पीछे डायग्राम में बना के दिखाया है आपको मैंने। सो अबाउट बेंडिंग एक्सिस, सो विच इज इक्वल टू व्हाट, i/y मैक्सिमम। तो ये हमारा पहला नोट है, फर्स्ट नोट। क्लियर चीज। नेक्स्ट, अब मुझे ये निकालना है कि मेरा सेक्शन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना कैरी कर सकता है। ये बात किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, ये बात किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, अगेन जेड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो कितना बेंडिंग मोमेंट कैरी कर सकता है, ये भी बात किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे सेक्शन मॉडुलस के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हमारा सेक्शन कैरी कर सकता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आता है। सो विल से हियर मैक्सिमम, हियर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट resisted, maximum bending moment resisted by a section, resisted by a section without undergoing, without undergoing failure is called, without undergoing failure is called moment of resistance। ये काम की चीज है तो उसको हाईलाइट करके लिखते हैं, is called moment of resistance। तो here maximum bending moment resisted by the section without undergoing failure will be termed as moment of resistance। तो इसको भी निकाल सकते हैं moment of resistance को। so m/i is equal to sigma by y। तो हमारी m कितनी हो गई, m हो गई सिग्मा इंटू जेड, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितनी होगी, सो विल से हेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू जो परमिसिबल स्ट्रेस है इनटू व्हाट, जेड। तो ये हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाती है। अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगानी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो। सिग्मा परमिसिबल कितना होता है, सिग्मा वाई डिवाइड बाय व्हाट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर डक्टाइल मटेरियल है तो हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गई। ब्रिटल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, वहां पे अल्टीमेट आ जाएगा। क्लियर है पूरी कहानी। यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि अगर सेक्शन मॉडुलस ज्यादा है तो वो क्या कैरी कर सकता है, ज्यादा मोमेंट कैरी कर सकता है। तो सेक्शन मॉडुलस इज मोर, तो बेंडिंग मोमेंट भी ज्यादा कैरी कर सकता है, यानी स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी। So we'll say hence larger is the section, larger is the section modulus, larger is the section modulus, stronger is the beam। उतनी ही बीम हमारी स्ट्रॉन्ग होगी।
नोट करो फटाफट। नोटेड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बेंडिंग स्ट्रेस की सिग्निफिकेंस सेम। क्यों? अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ये तो आपको बता रहा है कितना स्ट्रेस डेवलप हो सकता है आपके सेक्शन के अंदर, ये बता रहा है कि आप कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकते हो। दोनों अलग अलग बात है। इसको फिर से भी रिलेट कर सकते हो अगर पिछली स्टील की क्लास लगाई हो आपने। एक लोड है, एक स्ट्रेस है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये बता रहा है कि आप कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकते हो, यानी कितना लोड कैरी कर सकते हो। अगर मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता चल जाए तो मैं लोड भी तो निकाल सकता हूँ। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे ये बता रहा है कि मेरे सेक्शन के ऊपर आप कितना लोड लगा सकते हो। पीछे परमिसिबल स्ट्रेस क्या बता रही है? परमिसिबल स्ट्रेस आपको ये, या बेंडिंग स्ट्रेस क्या बता रही है आपको? कितनी स्ट्रेस उसमें डेवलप हो सकती है फॉर द गिवन लोडिंग। जो लोड आपने लगाया उसके अंदर मैक्सिमम कितना स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो दोनों अलग अलग चीज है। अब हम बात करें सेक्शन मॉडुलस की, तो सेक्शन मॉडुलस देख लो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सो वी टॉक अबाउट द सेक्शन मॉडुलस, कुछ कॉमन फिगर के सेक्शन मॉडुलस बता देता हूं जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। तो सेक्शन मॉडुलस, तो सेक्शन मॉडुलस बताते जाओ फटाफट। पहला आई बाय वाई मैक्सिमम है। सो आई बाय वाई मैक्सिमम, तो ये हमारा आया सर्कल। तो z इज इक्वल टू आई बाय वाई मैक्सिमम। आई की वैल्यू कितनी है? पाई d4/64। वाई बाय वाई मैक्सिमम कितना है? d/2। तो वैल्यू आती है πd³/32। सो πd³/32। तो ये z निकल के आ गया इसका। उसी तरीके से रेक्टेंगल उठा लो या स्क्वायर। चलो रेक्टेंगल ही लेके चलते हैं, स्क्वायर तो एक कॉमन हो जाएगा। जनरल केस लेते हैं। तो जनरल केस लिया हमने रेक्टेंगल का। Now what about the value of z? Z is equal to I by y maximum. Moment of inertia of rectangular section BD³/12। ये मैंने डिराइव कर रखा है कहाँ पर? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले कोर्स के अंदर। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करा रखे हैं वहां पे। दिस इज इक्वल टू d/2। So d/2, so it comes out to be bd²/6। so ये वैल्यू आ गई हमारी bd²/6। तीसरा भी लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? बन गई जगह। तीसरा भी उठा लो, यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। So this is h।
ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। CG की दूरी कितनी होती है? h/3, और ये हमारी 2h/3। So this is h/3. So z is equal to what? I by y maximum. I की वैल्यू कितनी है? bh³/36। y मैक्सिमम कितना है? y मैक्सिमम है 2h/3। So it comes out to be how much? So bh square 12/24। So bh square by 24। ये सारी वैल्यूज आप एरिया के टर्म में भी लिख सकते हो। एरिया के टर्म में, एरिया कितना है हमारे सर्कल का? व्हाट द एरिया ऑफ द सर्कल? πd²/4। तो πd²/4 AD/8। 4 है ना? 8 चौक 32। इसका लिखोगे एरिया कितना है? BD²। तो BD², एरिया BD, तो AD/6। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ BH, तो AH/12। कई बार एरिया के टर्म में भी पूछ लेता, तो एरिया के टर्म में भी डाल दिया। अभी जो भी आपने आई लिखी है किसके अबाउट लिखी है? अभी जो भी आपने आई लिखी है वो किसके अबाउट लिखी हुई है? वॉट एवर आई यू हैव मेंशनड अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान रखना ही है। CG के अबाउट। सो दिस इज अबाउट CG। तो CG से पास होती जा रही है। तो अगर किसी और एक्सिस के अबाउट लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी थ्योरम्स है। फॉर दैट वी हैव अदर थ्योरम्स अवेलेबल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी है। बोथ द थ्योरम्स आर अवेलेबल। तो ये मेंशन कर दो। तो नोट करके मेंशन कर दिया पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। So note says what? That following theorems can also be used. Following theorems can be used to compute moment of inertia about different axes. तो अलग एक्सिस के अबाउट। पहली क्या है हमारे पास? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो लेट अस सपोज ये हमारा बॉडी है, इसकी CG के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखी। इसके पैरेलल एक और एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आपको। ये CG है। जिस एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए और CG के बीच की दूरी कितनी है? लेट सपोज y। जो आपका सेक्शन है उसका एरिया है A। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? लेट सपोज ये x है और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारी किसी भी दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG, so moment of inertia about CG plus what? AY²। ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी।
जैसे एग्जांपल, मुझे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ इसके बेस के अबाउट। ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ बेस के अबाउट कितना आ रहा है। सी जी के अबाउट आपने निकाल रखा है, बी एच क्यूब बाई 36। क्या करो, ए वाई स्क्वायर, बस वाई की वैल्यू भी दे दिया आपको h/3, बी एच स्क्वायर बाय 12, बिल्कुल सही बात है। तो बी एच क्यूब बाय 12 स्क्वायर नहीं है, बी एच क्यूब बाय 12। ठीक है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो बेस के अबाउट, देखो क्या निकल के आ रहा है। रेक्टेंगल कैलकुलेट करो, सेम यही आएगा। बेस के अबाउट रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, बी डी क्यूब बाय 12 तो है ही, प्लस ए वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y/2, वाई का मतलब डी है यहाँ पे, तो ये हमारी d/2 है, ये हमारा d/2 था, ये मार्क कर दो डायग्राम में। सो d/2 निकाला किसी ने, सेम आएगा, बी डी क्यूब बाय 12, वैल्यू कमिंग आउट टू बी हाउ मच, सो बी डी क्यूब बाय 12, एरिया है हमारा बी डी, वाई की वैल्यू कितनी है, d/2 का होल स्क्वायर, निकाल लो। सो बी डी क्यूब बाय 4, 4 और 12 वो ऐड करो, देखो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है। तो 1/12 प्लस 1/4 देख लो, जो भी फैक्टर निकल के आए, तो ये बेस के अबाउट हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो पहली जो थ्योरम काम आती है वो आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरी हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो दूसरी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एज ई नेम सजेस्ट। इस बार कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालोगे, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकाला था, इस बार जो एक्सिस है वो किसके परपेंडिकुलर है, न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इस बार जो हमारी एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो दिस टाइम अवर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस। तो इस बार जो हमारी एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो दिस इज अवर एरिया, सेम वही एलिमेंट है हमारा। तो इस बार जो एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। नाम दे दो कुछ भी, लेट्स सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये सी जी है हमारी, ब्रैकेट में बनाया था। सो दिस इज अवर सी जी, ये हमारी सी जी है। सो अगर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है, सो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है, अब क्या बोलती है थ्योरम, ये थ्योरम ये बोलती है कि आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स। जेड जेड एक्सिस के अबाउट हमने निकाल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जेड जेड एक्सिस के अबाउट है बी डी क्यूब बाय 12, अगर ये रेक्टेंगल है तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, डी बी क्यूब बाय 12। दोनों को ऐड करोगे आपको परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मिल जाएगी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसके जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दो, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो ऊपर वाली पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, ये वाली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है।
डन, नोटेड। नोटेड तो फिर सफिशिएंट है इतना, बाकी कल की क्लास में करते हैं। कल मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस, ज़्यादा है नहीं, ऑलमोस्ट विल बी फिनिशिंग इट ऑफ।